गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं पढ़ी थे और हमने नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी। हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड, इससे जुड़ी हुई समस्याएं और इनकी विधियाँ और इनसे जुड़े हुए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ठीक है, आज हम मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का अर्थ और कार्य, यानी कि इसका मीनिंग देखेंगे और फंक्शन देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। ये सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, करेंसी के बारे में आपको सामान्य जानकारी सभी लोगों को होगी। आपकी जान के हैरानी होगी कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता की वस्तु यही है, मुद्रा। सब लोग इसी के पीछे भागते हैं। आज इसका अर्थ समझते हैं और कारण समझते हैं। इसको समझने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो देख लें, फिर बात करते हैं इसके आगे कि है क्या चीज। पहले पर वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, देखो मुद्रा ऐसा तो है नहीं कि ये आज चल रही है, पहले भी चल रही है, अचानक ऐसी होगी। ये मुद्रा जिस रूप में वर्तमान स्वरूप में इसे आने में हजारों वर्ष लगे हैं। इसका एक लंबा इतिहास है जो अपने ही तरह से चलता रहा और आज परिष्कृत रूप में एक आपको मुद्रा मिलती है ना। तो इसका इतिहास क्या है उससे पहले समझ लें। पहले क्या होता था, एशियन हिस्ट्री में या प्राचीन इतिहास में अगर बात करें तो वस्तु विनिमय पाया जाता था। वस्तु विनिमय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति वस्तु के बदले वस्तु का भुगतान करे, वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका भुगतान वस्तु में करे, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उसका मूल्य वस्तु के रूप में चुकाया, वस्तु के रूप में चुकाया, ये वस्तु विनिमय है। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए अगर उसका वैल्यू या उसकी कीमत वस्तु के रूप में दे तो वस्तु विनिमय है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक गाय का मूल्य, एक गाय का मूल्य 4 अनाज की बोरी, या बोरियां। एक गाय का मूल्य 4 अनाज की बोरियां, तो ये वस्तु विनिमय हो रहा है। देखो यहाँ पर ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है, तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि एक गाय को प्राप्त करने के लिए 4 अनाज की बोरी दे रहा है, ये वस्तु विनिमय था। जब लोग कम थे या फिर हम ये कहें कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था थी, तब तक तो ये सही था। समय बदलता गया, डेवलपमेंट आगे होता गया, तो इस वस्तु विनिमय में समस्या आने लगी। क्या लगी? समस्या आने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या कम हो गई, लोगों की संख्या बढ़ गई और खरीदने वाले और बेचने वाले की सामने समस्या है कि किसको वस्तु बेचे, किसको नहीं। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति का उद्देश्य होता है एक ही के लाभ कमाना। तो समस्या ये हुई कि एक किसान है वो गेहूं का उत्पादन करता है, दूसरा एक कुम्हार है वो बर्तन बनाता है। 1 मिनट के लिए मानो तो किसान को सही समय पर उसका खरीदार नहीं मिलता,
और खुमार को भी सही समय पर उससे खरीदार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि किसान को चाहिए फसल के जस्ट बाद तुरंत पैसा, और खुमार को चाहिए मछली उत्पादन में जस्ट पैसा। तो उनके सामने समस्याएं होनी है। तो इसी वस्तु विनिमय की समस्या का समाधान करने के लिए मुद्रा की खोज की गई। ये रास्ता ढूंढा गया कि ऐसे वस्तु को अपनाया जाए कि जिससे दोनों की समस्या का समाधान हो जाए, दोनों का समाधान हो जाए। अब इस वस्तु विनिमय में कुछ समस्याएं आती है। कुछ समस्या कौन कौन सी है? पहली है या कठिनाइयां लिख लेते हैं, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय कठिनाइयां, पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव। यानी कि ये जब कम लोग थे तब तो ठीक था, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ी और वस्तु विनिमय में समस्या आने लगी। पहली समस्या दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि आप जिस व्यक्ति को वस्तु बेच रहे हो जरूरी नहीं है कि वह उस वस्तु को उत्पादन करे जिसकी आवश्यकता आपको। अगर आप एक व्यक्ति एक नाई है, नाई का काम आप सब जानते हो, बाल काटना होता है, काटना होता है। एक किसान है, इसका काम होता है अन्न का उत्पादन करना, उत्पादन करना। अगर किसान नाई को अनाज दे और उससे वो बाल कटवाए, तब तो दोहरी समस्या उत्पन्न नहीं होती, तब तो दोहरी समस्या उत्पन्न होती है नहीं होती। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि किसान उसे नाई से बाल कटवाएगा या उसकी आवश्यकता वो संतुष्ट करेगा। अगर ऐसा होता तो किसान की आवश्यकता वो नाई संतुष्ट करे, नाई की आवश्यकता किसान संतुष्ट करे, तो समस्या नहीं है। लेकिन लोगों के बढ़ने से समस्या उत्पन्न हुई कि किसान अनाज का पैदा तो करता है लेकिन खुद के बाल खुद ही काट लेता है या दाढ़ी खुद ही बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या चाहेगा कि वो अपना भुगतान कैश में चाहेगा। किस में चाहेगा? कैश में चाहेगा, कैश में चाहेगा। तो अगर इसकी आवश्यकता वही पूरा करे, इसकी आवश्यकता वही पूरा करे, अगर ऐसा होता तो मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। और मुद्रा की खोज इसलिए की गई कि दोहरे सहयोग के अभाव की समस्या का समाधान करना। भाई ये समस्या थी कि हर व्यक्ति के पास दोहरा सहयोग नहीं होता है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ही मुद्रा की खोज की गई है, मुद्रा की खोज की गई है। ठीक है। दूसरी समस्या ये आई वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। जब वस्तु विनिमय था तो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल था और इनकी कीमत अचल राशि में मापते थे, या फिर हम ये कहते थे कि एक गाय का मूल्य 4 बकरी के बराबर या एक किताब का मूल्य 2 बकरी के बराबर, ऐसा मानते थे। यानी कि इनका मूल्य कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था। इसके कारण कई बार हानि होती थी, कई बार लाभ होता था और विनिमय कम होता था। क्यों? क्योंकि इनमें बड़ी समस्याएं आती थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हर वस्तु को कीमत मिले सही, इसीलिए वस्तु मुद्रा की खोज की गई। आज ये पेन 20 रुपए का है, तो 20 रुपए का क्यों है? अगर मुद्रा नहीं होती तो इसकी कीमत होती कि एक पेन का मूल्य 1/10 बकरी का मूल्य। क्यों? उसी में मापते हैं। तो मुद्रा के आने से हम सभी वस्तुओं की कीमत दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीमत दे सकते हैं। इसीलिए ये दूसरी समस्या थी वस्तु विनिमय की, कि इसके कारण आप वस्तु को कीमत नहीं दे सकते। यह जरूर कह सकते हो कि इस गाय का मूल्य 10 पेन के बराबर, 20 पेन के बराबर या 10 नोटबुक के बराबर, लेकिन कीमत नहीं दे सकते। कीमत तभी दे सकते हो जब आप
उसकी वैल्यू मुद्रा के रूप में मापे, मुद्रा के रूप में मापे। इसीलिए वस्तु विनिमय में कठिनाई थी। पहली कठिनाई दोहरे संयोग की, दूसरी थी वस्तु कीमत गणना में कठिनाई, तीसरा था भावी मूल्य के संचय। भावी मूल्य के संचय, भावी मूल्य के संचय करने में कठिनाई। देखो, वस्तु विनिमय से आप वस्तुओं का मूल्य संचय नहीं कर सकते, उनका मूल्य इकट्ठा नहीं कर सकते और भविष्य के लिए उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका मूल्य कितना होता है वस्तुओं में। मान लो एक किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन हो, अगर वो दिल्ली जाना चाहे और पैसा नहीं हो तो जा सकता है क्या? जमीन को सिर्फ रख के तो ले जाने से रहा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से रहा। अगर वो उसकी जगह जानवर से खरीदेगा तो भी बड़ी समस्या है। हो सकता है रास्ते में जानवर भाग जाए या फिर कोई समस्या है या प्राकृतिक आपदा कुछ हो जाए, दिक्कत है। वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकता। किसी के घर है, मान लो किसी व्यक्ति ने गांव में घर बना लिया और वो शहर में रहना चाहता है, तो वो गांव में अपनी संपत्ति को एक स्टोर नहीं कर सकता, उसका मूल्य संचय नहीं कर सकता। या फिर वो इसका मतलब ये भी है कि वो दिन प्रतिदिन की रोज की बचतें जो वस्तु विनिमय के माध्यम से करता है उसको जोड़ नहीं सकता। अगर मान लो सपोज करो कि मुद्रा होती नहीं, एक दूध बेचने वाला हर दिन दूध बेचता, क्या वो वैल्यू स्टोर कर सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय ये मिलता कि एक लीटर दूध का मूल्य 1 किलो अनाज को संपादन खराब हो जाता और वो लंबे समय तक लंबे भावी मूल्य के लिए अपनी मुद्रा का संचय नहीं कर सकता क्योंकि उनके सामने समस्या है। तो इस प्रकार से इनमें समस्या है कि भावी मूल्य संचय में कठिनाई आई। भावी मूल्य के तीसरा नेक्स्ट है वस्तुओं का अविभाज्य होना, अविभाज्य होना। अगर सपोज अगर वस्तुएं टूटती या उनको स्टोर कर सकते तो शायद मुद्रा की कम आवश्यकता होती है। वस्तुएं का मात्रा, जैसे कुछ वस्तुएं होती है जैसे गाय भैंस बकरी, जैसे ये होता है ना कि एक पेन का मूल्य बराबर 1/2 गाय का मूल्य। अगर एक पेन का मूल्य है तो अगर मान लो किसी को एक पेन चाहिए तो क्या वो आधी गाय देगा क्या उसे? आधी गाय देगा क्या? तो इस समस्या वस्तुओं का अविभाज्य होना। कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग साथ में होता है, जैसे गाय भैंस, आपके ट्रैक्टर, बस, कार, इनका साथ उपयोग कर सकते हो, पूरे कंबाइंड के रूप में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 टायर रख के बस चला सकते हो या 3 टायर छोड़ ट्रैक्टर चला सकते हो, सिर्फ टायरों से खेती कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसीलिए है कि इनका उपयोग कॉम्बिनेशन के रूप में करते हैं। अगर वस्तुओं का उपयोग कॉम्बिनेशन के रूप में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करते हैं तो समस्या है। तो वस्तुओं का अविभाजित होना एक वस्तु विनिमय की अगली समस्या थी। और नेक्स्ट समस्या थी उधार का
लेखा जोखा की समस्या देखो, वस्तु विनिमय में उधार लेने पर उसके मूल्य चुकाने में बड़ी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति उधार लेता है वो चाहता है कि उधार दी गई वस्तु के बदले में उसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो, और हर उधार लेने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसे कम से कम चुकाना पड़े। तो इन दोनों की समस्या वस्तु विनिमय में ज्यादा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो सही से मूल्य का मापन नहीं कर सकते, जिनके कारण उनको समस्या आती है और लेखांकन करने में दिक्कत आती है कि कितना वास्तव में बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा। जैसे वर्तमान में मान लिया कि एक गाय का मूल्य 10 अनाज की बोरी के बराबर है, लेकिन ये 2 साल बाद में कितने अनाज की बोरी होगी, किस दर से होगी, इसका तय करना बड़ा मुश्किल है। तय करना बड़ा मुश्किल है। ये सारी समस्याओं के कारण वस्तु विनिमय को बंद करना पड़ा। वस्तु विनिमय में कौन कौन सी कठिनाई आई? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु की कीमत का निर्धारण की समस्या, भावी मूल्य संचय करने की कठिनाई, वस्तु का अविभाजित होना, उधार लेखांकन की समस्या या उधार की लेखांकन की समस्या। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, वस्तु विनिमय किसी वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना या वस्तु को बेचना, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना या बेचना वस्तु विनिमय कहलाता है। इस वस्तु विनिमय में निम्न कठिनाइयां पाई जाती है: दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु की कीमत निर्धारण की समस्या, भावी मूल्य का संचय करने में कठिनाइयां, वस्तु का अविभाजित होना, उधार का लेखांकन करना, ये समस्या। ठीक है, ये समस्याएं थी, इनको देखते हैं। हाँ जी, मुद्रा का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे आज, है ना? पढ़ेंगे, आप पढ़ ही लेते हम। हाँ जी, मुद्रा का तो सामान्य तौर से बात करें ना तो उसे अंग्रेजी मनी से कहते हैं। किससे कहते हैं? इसे मनी से। और ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द मोनेटो से लिए जा रहे हैं। मोनेटो एक ग्रीक गॉडेस है, ग्रीक देवी है जूना। यानी कि मनी शब्द ग्रीक वर्ड मोनेटो से लिया गया। ये ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द मोनेटो, जो गॉडेस या ग्रीक देवी जूना का दूसरा नाम है। नाम अर्थात मनी का सामान्य अर्थ ये है कि स्वर्ग का आनंद करवाने वाली, करवाने वाली वस्तु। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मनी किससे बना हुआ? ग्रीक शब्द के मोनेटो से बना हुआ। किससे बना हुआ है? मोनेटो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि स्वर्ग का आनंद करवाने वाली वस्तु। और ये ग्रीक देवी जूना के नाम से बना हुआ है। और सही अर्थों में यही है कि मनी होने से आप स्वर्ग का आनंद कर सकते हो या आनंद की अनुभूति ले सकते हो इसे, नहीं? और ये है इसका ये शाब्दिक अर्थ है। इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के प्रयास किए। एक बड़े फेमस अर्थशास्त्री हैं हार्टली विदर्स। परिभाषा बताता हूँ इनकी। हार्टली विदर्स, ये महाराज क्या कहते हैं वो देखो। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के क्रय
विक्रय में काम आती है। हार्टले विदर्स ने क्या कहा? हाँ, हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो क्रय विक्रय के काम में आती है। ये इन्होंने डेफिनेशन दिया और इनकी डेफिनेशन काफी फेमस है कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के काम में आती है। किसकी है? हार्टले विदर्स की। दूसरी परिभाषा है नैप की। ये नैप आधुनिक अर्थशास्त्र की एक फेमस अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा राज्य द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकारना ही मुद्रा है। जी, दूसरे अर्थशास्त्री है नेप महोदय। कौन? नैप साहब। नैप साहब ने कहा कि राज्य के द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना ही मुद्रा है। देखो, मुद्रा की दो फेमस परिभाषाएं लिखी मैंने। मुद्रा वह वस्तु जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में काम आती है। नैप ने क्या कहा? राज्य के द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना मुद्रा कहलाता है। ठीक है। एक बड़े अर्थशास्त्री और है सेलिगमैन। मुद्रा वह वस्तु है। कौन सी वस्तु है? वह वस्तु है जिसे सामान्यतः लोग स्वीकारते हैं। सेलिगमैन क्या कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे लोग सामान्य स्वीकार करते हैं। जिसे लोग स्वीकार करते हैं। यह मुद्रा के बारे में इन्होंने परिभाषाएं दी थी। एक बड़ी फेमस परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल की। वो परिभाषा देखते हैं। मार्शल कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्यतः बिना संदेह वह जिसे मुद्रा वह वस्तु जिसे सामान्यतः बिना संदेह के लोग स्वीकार करते हैं और जिसमें लोग भुगतान प्राप्त करते हैं। और दूसरों को भी भुगतान करते हैं। ये इनकी परिभाषाएं थी, काफी फेमस परिभाषाएं। देखो देखें, पहली परिभाषा देखते हैं सेलिगमैन के अनुसार।
मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य लोग स्वीकार करते हैं, ये परिभाषा सेलिगमैन ने दी थी। ठीक है, दूसरी परिभाषा है हार्टेविदस की। इसने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं का क्रय विक्रय में काम आती है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में काम आती है। तीसरी परिभाषा है नैप की। राज्य के द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना ही मुद्रा है। राज्य के द्वारा किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना ही क्या है, मुद्रा है। प्रोफेसर नैप मार्शल के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्यतः बिना संदेह के लोग स्वीकार करते हैं और जिसे लोग भुगतान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी भुगतान करते हैं, इसे मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा की कुछ परिभाषाएं थी जिनके बारे में बात की। ठीक है, तो ये मुद्रा थी भाई, मुद्रा के बारे में बता। अब मुद्रा की सामान्य परिभाषा क्या है वो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मतलब कि ये परिभाषा है, इन सब परिभाषाओं को मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे बिना भेदभाव के लोग स्वीकार करते हैं, जिसमें भुगतान भी करते हैं। अर्थात वह मुद्रा जिसके पीछे कानूनी बाध्यता हो, जिसके पीछे कानूनी बाध्यता हो। हाँ, मुद्रा वह वस्तु है जिसे लोग बिना किसी संदेह के प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग विनिमय में करते हैं, विनिमय में करते हैं और इसके पीछे कानूनी के पीछे सामान्य स्वीकृति होती है। ये मुद्रा वह वस्तु है जिसे लोग बिना किसी संदेह के प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग विनिमय में करते हैं और इसके पीछे सामान्य स्वीकृति होती है। ये आज मैंने अर्थ और परिभाषा बताई थी। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप घर रहे, मन लगाए पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।